तो चलिए बच्चे, आज हम लोग एक और लेक्चर लेके आए हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से या किसी भी प्लेनेट से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो किस तरीके से उसकी डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन करता है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन देखेंगे। तो हेडिंग डालिए आप, इसी के ऊपर हम लोग लेक्चर इस पे देखते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन with height in एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करता हूँ। तो एटमॉस्फेयर में किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है, तो ध्यान रखना है इस बात को कि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर वेरी करता है वो एक अलग अलग रीजन में इसे मतलब डिफाइन किया गया है। जैसे अर्थ सरफेस से, अगर हम लोग अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक रीजन डिफाइन किया गया है जिसमें टेम्परेचर एक अलग तरीके से बिहेव करता है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद एक रीजन है, एक पर्टिकुलर एक हाइट है, वहाँ के बाद फिर हमारा जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो एकदम कांस्टेंट हो जाता है। मतलब टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं होता, टेम्परेचर रुक जाता है, घटना या बढ़ना। तो फिर रुकने के बाद फिर से एक हमारे पास अलग तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इस चीज़ को देखिए। जैसे कि मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक, और अर्थ सरफेस से हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा। तो किस तरीके से करेगा, मैं आपको कुछ एल्टीट्यूड के टर्म में दिखाता हूँ। ये हाइट दिखाई है मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है, इस अर्थ सरफेस को मैं दिखा दे रहा हूँ एक टेम्परेचर के टर्म में। ये टेम्परेचर है और इसे आप हाइट ले सकते हो, हाइट ये। तो क्या होता है कि लगभग अर्थ सरफेस से हम लोग ऐसा मानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर मान ले रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए हाइट का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट हम कुछ एक रफली एक लगभग अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर लेते हैं कि किस तरीके से हाइट में ये चीज़ चेंज आती है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 डिग्री मैंने सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया अर्थ सरफेस का। अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर से हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर्स में इसे डिवाइड किया। लगभग ऐसे समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कुछ इस तरीके से वेरी करता है। ये लीनियरली रहता है, ध्यान रखना इस बात को, लीनियर। उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज करता है, इस तरीके से। तो हम पहले से बता दे रहे हैं इसे क्या क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, इसे हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ये बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोपॉज। फिर हम लोग यहाँ बोलते हैं एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर के फिर से टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट, इसे बोलेंगे एक्सोपॉज। फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करता है और फिर ये फाइनली बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा होता है थर्मोस्फीयर बोलते हैं, और यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर से, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर, जहाँ से निकल जाते हैं। तो कुल मिला के ये हेडिंग हमारे पास तो पड़ी है, इस हेडिंग को हम लोग हटाते हैं, हेडिंग को यहाँ से हटाते हैं। हेडिंग आपने लिख ली होगी, और इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो हाइट के साथ कैसे होगा, सारी चीज़ें एक एक बात करते हैं। ये हमारे पास हाइट है, ये हाइट के साथ ये दिखा रहा हूँ मैं। तो अब है क्या यहाँ पर, पहले समझिए। मैं कुछ रफली 1 किलोमीटर भी ले रहा हूँ। लगभग आपका 12 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फीयर होता है।
और ये लगभग 20 किलोमीटर तक फैला होता है। ये किलोमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हाइट से अगर 12 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ध्यान रखना कि यहाँ से जीरो से लेके अर्थ सरफेस से लेके 12 किलोमीटर तक हमारा जो रहता है वो रहता है ट्रोपोस्फीयर। इसे नाम दिया गया और क्या इसका रीज़न है सारे में अब आपको बताते हैं। और यहाँ से 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक यहाँ पे ट्रोपोपॉज आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग आपका 50 किलोमीटर तक चलता है। लगभग मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और ये लगभग रहता है आपका 56 किलोमीटर के आसपास, और ये फिर रहता है आपका 80 किलोमीटर, और ये रहता है 90, और फिर उसके बाद ये रहता है आपका 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर खत्म। 500 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर खत्म। अब सुनिए, इस तरीके से तो हम लोग डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। अब समझिए ट्रोपोस्फीयर में होता क्या है, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे लगातार हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 12 किलोमीटर तक डिक्रीज करता है, उसके बाद जैसे ही 12 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं इस ट्रोपो में एक रोक आ जाती है। पॉज का मतलब आप समझते होगे, पॉज का मतलब रोक देना। तो टेम्परेचर जो गिर रहा था वो वहाँ पर गिरने के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये गिर जाता है, वहाँ पर फिर ये रुक जाता है। उसके बाद लगातार टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये कहाँ तक रहता है, 20 किलोमीटर तक। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है, जहाँ से टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होता है, फिर से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो भी लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर के आसपास ये भी रुक जाता है। फिर टेम्परेचर घटता है, फिर रुकता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज करता है, और फिर एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये फिनोमिना है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से फिनोमिना होता है। मैं आपको एक पर्टिकुलर इसके लिए बता दे रहा हूँ कि ट्रोपोपॉज में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। कौन करती है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास जो सन से जो रेज आती हैं उसमें बहुत सारी रेज को ये ट्रैप कर लेता है और उसको रोक देता है, सारी रेज को नीचे नहीं भेजता है। तो काफ़ी हानिकारक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को भी ये नॉर्मली आने नहीं देता। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पर हीट ट्रैप कर लेता है। हीट ट्रैप की वजह से टेम्परेचर राइज होने लगता है। इसकी वजह स्ट्रेटोस्फीयर का रीज़न ये है। फिर यहाँ पर जो एयर का हमारे पास एयर में डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से हीट ट्रैप का रेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर घटता जाता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का सारा है जियोग्राफी का चीज़ें रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात करूँगा नहीं। हम यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे निकालना है, हमारे लिए जनरली जो बात होती है वो ट्रोपोस्फीयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रोपोस्फीयर है, क्योंकि हमारी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो जनरली ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। बट एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे हैं, एयरक्राफ्ट भी आपका ट्रोपोपॉज तक जाता है, मैक्सिमम इससे ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो आपका 20 किलोमीटर से ऊपर जा सके। तो कुल मिला के हमारी सारी जो बातें होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात होती हैं। हालांकि स्ट्रेटोस्फीयर में भी हम लोग बात कर सकते हैं, इसके भी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ आप और जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मेरी बात को सुनो। अगर हम लोग ये जानते हैं कि चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ़ रहती है। गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ़ रहती है। उस बर्फ़ का रहने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर का हर एक जगह पर टेम्परेचर हमारा हर 1 किलोमीटर पर डिक्रीज करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेम्परेचर जो किस तरीके से डिक्रीज करता है वो हमारा टास्क नहीं है। मैं एक आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट पर आप ध्यान रखना कि रिजल्ट हमारे पास ये रहता है कि T = T0 - λh। ये h तो मैंने आपको बता दिया, ये हाइट है, ये h क्या है, हाइट है, और जो लैम्डा है इसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर किताबों में अगर आपको प्रेशर का अगर वेरिएशन दिखाया है, एक क्वेश्चन अगर प्रेशर की वेरिएशन की दिखाई है, डेंसिटी का वेरिएशन दिखा सकते हैं, तो टेम्परेचर भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको टेम्परेचर के बारे में भी बता रहा हूँ। बट ये ज्योग्राफी का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट पूछा जा सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब लैप्स रेट क्या है? लैप्स रेट को ध्यान रखना है इस बात को कि यहाँ पर कितनी डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर किलोमीटर में, वो हमारा लैप्स रेट कहलाता है। कुल मिला के लैप्स रेट को अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सुनिए इस इक्वेशन को तो हमको ध्यान रखना है। क्या आया हमारे पास? T = T0 - λh। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वेयर T0 इज द सरफेस टेम्परेचर। T0 क्या है हमारे पास? सरफेस टेम्परेचर। और लैम्डा मैंने आपको बता दिया लैप्स रेट, और h हमारे पास क्या है, ये है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर में हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रोपोस्फीयर में नहीं, आप स्ट्रेटोस्फीयर में भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी वैल्यू बताता हूँ कैसे लिख रहा है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ठीक है।
अब मैं अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किस किस तरीके से लैम्डा डिफाइन किया गया हर एक स्फीयर के लिए, तो सबसे पहली बात ये है कि लैप्स रेट हमारे पास 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। किसके लिए होता है? ट्रोपोस्फीयर। किसके लिए? ट्रोपोस्फीयर। अगर हमको बात करनी है तो अगर हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में बात करनी है तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि वैल्यू हम यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले लिए, इसलिए मैं आपको ध्यान रखना नेगेटिव साइन ले लिए। तो वैसे हालांकि ये वैल्यू यहाँ पर प्लस साइन होता है, टेम्परेचर दिखाते तो हमारे पास होता है T=T0 प्लस लैम्डा एच, तो लैम्डा की वैल्यू फिर हमारे पास -6.5 डिग्री हो जाता है। वास्तविकता यही है कि एक्चुअली में हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पर माइनस लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर प्लस कर लो, ठीक है। अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा हर एक किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोस्फीयर में, तो एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करता है, और वो डिक्रीज करने का रेट होता है 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो, केल्विन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि चेंज जो हमारा होता है चाहे केल्विन का हो चाहे तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड का हो, चेंज हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम थर्मोस्फीयर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास 4 के आसपास होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की बातें ये है नहीं, हम सिर्फ इसके लिए एक बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास जो बातें होती हैं वो ध्यान रखना ये एग्जैक्ट नहीं, फिर से अप्रॉक्सीमेशन ही होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। ये हमारे पास थर्मोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, थर्मोस्फीयर। कुल मिला के हमको यहाँ पर चाहिए सिर्फ इसके लिए हम एक यूज़ कर लेते हैं, ये डेटा हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ों को नोट कर लो, आप फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। नोट करो, चलिए देखिए। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट में गर्मी पे भी अगर माउंट एवरेस्ट पे अगर आप देखोगे तो उस पर बर्फ़ जमी मिलेगी, और उसका क्या कारण है वो देखिए आप। मैं आपको 2 डेटा ले रहा हूँ, दोनों डेटा से मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैंने बोला कि जैसे मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला है T=T0 प्लस लैम्डा एच। ये T वो टेम्परेचर है जिस हाइट पर आप देखना चाहते हो, T0 वो है जो हमारे पास सरफेस टेम्परेचर है, और लैम्डा हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, लैप्स रेट। अब देखिए, तो मैं बोलूँगा अगर फॉर ट्रोपोस्फीयर, अगर ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो गई, -6.50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास सरफेस टेम्परेचर लेट, एक क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के तौर पे समझिए कैसे हमें करना है। लेट सरफेस टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको निकालना है फाइंड टेम्परेचर एट माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग आप 9 किलोमीटर मान लो, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास माउंट एवरेस्ट की क्या होती है 8,848 मीटर, बट मैं लगभग 9 ले रहा हूँ। अगर मैंने इससे देखा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर 9 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर मिलेगा हमको, वो आप देखिए। तो अगर मैंने बोला तो यहाँ से लिख सकते हैं T=T0, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन देखो। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो T=T0 प्लस लैम्डा एच, और हमारे पास ये सरफेस टेम्परेचर दिया मैंने, इसे आप पहले रखिए केल्विन में, तो हमारे पास कितना होगा 30 का अगर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 303, ठीक है, और 303 हो गया, और प्लस नहीं तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू हमारे पास 6.5 दी है, और हमको एच निकालना है। तो एच देखिए यार जैसे कितना है हमारे पास, मैंने लिखा 9, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप जरा डिक्रीज करो तो वैल्यू तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी आने वाली है 58.5 ये हमारे पास आएगा। इसमें से ज़रा डिक्रीज़ करो तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू जहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो 303.0, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 58.5। अगर यहाँ से घटाओ तो ये 5, ये हो जाएगा हमारे पास, एक यहाँ से आएगा 12 में से ये गए तो 4, और फिर यहाँ से 9 में से अगर ये
तो आ जाएगा हमारे पास 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो कुल मिला के हमारे पास टेम्परेचर 244.5 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इतना। तो सीधी सी बात अगर देखा जाए तो कुल मिला के हम लोग रफली ये भी कह सकते हैं ये केल्विन में टेम्परेचर है। बट अगर हम लोग ये बात करें जैसे समझो अगर 58 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो आप समझिए कि सरफेस टेम्परेचर कितना। आप ये कैलकुलेशन है वो तो हो ही गई। आप अगर डायरेक्ट चीज़ को समझे तो कैसे समझोगे? हमारे पास 30 डिग्री टेम्परेचर सरफेस पे दिया है और 9 किलोमीटर पे जाके 58.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला केल्विन का चेंज और डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज में कोई अंतर नहीं होगा। आप अगर ये लिख रहे हो तो यहाँ से मल्टीप्लाई चाहे तुम केल्विन के करो, जो 6.5 अगर तुम देखोगे तो उसका केल्विन भी है 6.5 केल्विन पर किलोमीटर, क्योंकि चेंज ले रहा हूँ, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे इतना चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का इतना चेंज आ रहा है। मतलब अगर हर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोल लो या बोल लो 6.5 केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है चेंज हमारा सेम रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग 9 किलोमीटर के अगर आसपास जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर 58.5 घटेगा। तो आप बताओ 30 में से अगर तुम 58 या लगभग 58.5 घटाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी? जाके माइनस में होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में। और आप बताओ कि 9 किलोमीटर पे क्या मिलने वाला? माइनस में। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमेशा आपको बर्फ़ ही मिलेगी। अब एक दूसरी चीज़ और है, आप बोलोगे सर गर्मियों में टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, तब भी होगा। गर्मियों में हमारे पूरे की पूरी इंडिया में 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता। अगर मान लो 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड के टाइम पे भी अगर देखोगे तो 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड में से फिर से 58.5 घटाओ या 58 ही घटा लो तो भी तुम्हारे पास अभी माइनस का 6 डिग्री 7 डिग्री आ ही रहा है, तो भी बर्फ़ मिलेगी। तो सीधी सी बात है, इसलिए गर्मियों में हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर हमेशा बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ये भी बात है साथ साथ में कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होगा, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में हैं और नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर अभी हमको लोगों को मालूम है कि लगभग 10-11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। अब इतने टेम्परेचर पर अगर तुम बोलोगे तो सीधी सी बात है, जब यहाँ अगर इतना ठंडा है तो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पर अगर थोड़ा भी ऊपर जाओगे तो बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गर्मियों में जो बर्फ़ मिलती है वो थोड़ी और ऊंचाइयों पे मिलती है, क्योंकि ये रीजन मैंने आपको बता रखा है। अब इसी तरीके से, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो कोई अगर चोटी तो है नहीं, तो माउंट एवरेस्ट भी ट्रोपोस्फीयर के अंदर आ गई, और ट्रोपोस्फीयर के अंदर आ गई तो हमारे पास लैप्स रेट की जो वैल्यू है वो 6.5 ही होगी, और इससे ज़्यादा ऊपर कोई है नहीं, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसका प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो ये तो टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, देखो देखिए देखो, अब हमको बात करना है कि किस तरीके से प्रेशर वेरी करता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये अर्थ सरफेस लिए, ध्यान रखना कि जिस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर वेरी किया है उस तरीके से हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी वेरी नहीं करती है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक रफ ग्राफ बता देता हूँ कि जो तुम्हारे पास टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन है वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले प्रेशर का वेरिएशन बता देते हैं। प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग इस तरीके से डिक्रीज करता है। प्रेशर का देखा जाए तो लगातार हमारा डिक्रीज करते हुए नजर आएगा। अगर एल्टीट्यूड के साथ देखोगे तो आप ऐसे बनाओ कि इधर प्रेशर बना लो और ये हमारे पास हाइट हो गई, ठीक। इसी तरीके से हाइट में अगर डेंसिटी का देखेंगे तो डेंसिटी भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये डेंसिटी और ये प्रेशर, ये हाइट, ठीक है।
वो भी लगभग ऐसे ही होता है। एक्सप्रेशन से अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर और डेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे हैवी गैसेस अगर देखी जाएँ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हैवी गैस है, और उसका परसेंटेज इस अर्थ पर इतना कम है जिसकी वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में एक्चुअल में जो प्रेशर है वो ये बनता है। अगर मान लीजिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा अगर ज़्यादा होती तो हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो प्रेशर का जो हमारे पास जो वैल्यू आपको मालूम ही है सभी को, 1 atm बराबर कितना होता है, लगभग हमारे पास 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इतना प्रेशर हमारे पास अर्थ पे लगता है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर बोलेंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर ये वैल्यू अगर देखी जाए, है ना, तो अगर ये वैल्यू देखी जाए तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, उस लेयर अगर उस रेशियो में अगर होती भी तो प्रेशर और ज़्यादा मिलता, प्रेशर हमको और ज़्यादा मिलता। तो ये है इसके। तो लेकिन फिर भी अगर हमारे चेंज होगा तो वो इसी तरीके से होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। देखिए एक्सप्रेशन से भी हमको समझ आएगा। देखो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो हमने क्या बोला कि अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमको ये बात मालूम है कि चेंज तो आएगा ही। तो मैंने बोला कि अगर अर्थ सरफेस से बाई हाइट पर अगर हम लोग जाएं और एक थिकनेस लें, ये हमने थिकनेस कंसिडर की, और इस थिकनेस का कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, इस चौड़ाई को मैंने बोल दिया dy, और इसका जो मास होगा वो मैंने बोला कि इस पर मास जो लग रहा होगा वो वेट नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो हमारे पास प्रेशर देखा जाए तो मैंने बोला कि प्रेशर नीचे की तरफ मान लो P और A है, और ऊपर की तरफ से कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो मैंने मान लिया P प्लस dP। वो बात अलग है कि हमको मालूम है कि dP की वैल्यू निगेटिव है, आपको निगेटिव आ ही जाएगी। हमको मालूम है कि ये वैल्यू ऊपर जाके प्रेशर और कम होगा, तो अगर हमने यहाँ प्लस लिया तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, निगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब सीधी सी बात, अगर मैंने इतना रीजन बोला है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और होता भी है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, पूरा एटमॉस्फेयर रेस्ट में है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, लगभग पूरा एटमॉस्फेयर रेस्ट में हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि एटमॉस्फेयर हमारा ओवरऑल देखा जाए तो नहीं कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी होती है, 500 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर की थिकनेस में चेंज आ जाएगा, वो लगभग आपका फिक्स ही होता है। तो हमें ये मालूम है कि इक्विलिब्रियम की वजह से क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम की अगर वजह से लिखोगे तो आप लिखोगे इक्विलिब्रियम हमारे पास होगा तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स हमारी कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से है हमारे पास, डाउनवर्ड फोर्स हो गया P प्लस dP इंटू A प्लस mg इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गए, और अपवर्ड हो गया हमारे पास PA। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लिखो तो PA प्लस dP इंटू A प्लस mg इज इक्वल टू PA, और ये यहाँ से कट गया हमारे पास। अगर देखा जाए तो dPA प्लस mg इज इक्वल टू 0। m को क्या लिख सकते हैं, तो हमको मालूम है मास इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं, मतलब ये मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हो गया dP इंटू A प्लस रो इंटू dV, और g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और देखो वॉल्यूम कैसे लिखोगे इस सेगमेंट का, तो मैं ये बोल रहा हूँ इस सेगमेंट की चौड़ाई तुम्हारे पास dy है, और जितना रीजन होगा उस रीजन को मैंने एरिया माना, क्योंकि आपने एरिया पे ही लगाया तो एरिया इसका मैंने ए ले लिया पहले से ही, और इसे लिखा मैंने dy। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास g हो गया, यहाँ से हो गया। अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास कट गया। अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास dP क्या आया, dP इज इक्वल टू माइनस का रो g dy। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ये वैल्यू इसकी निगेटिव आएगी, और देखो आ भी गई। तो कुल मिला के हमारे पास प्रेशर चेंज क्या होगा, प्रेशर चेंज हमारे पास रो जी एच होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लूइड में भी पढ़ा था, इसी तरीके से शायद आपको याद भी होगा। तो ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा अभी यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर इसे यूज़ करेंगे बाद में, अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इसको आप ध्यान रखना, हमारे पास क्या है रो जी और dy जिसकी थिकनेस को मैं ले रहा हूँ। अगर मैं इसको आगे बढ़ाएं तो क्या, तो हमको ये बात मालूम है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते थे कि PV इज इक्वल टू nRT से, हम लोगों ने nRT से क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ से कि P इज इक्वल टू रो RT बाई M। ये एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने KTG में निकाल रखी है। तो यहाँ से अगर रो को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PM अपॉन RT, ठीक है। इसकी वैल्यू को उठा के अगर हम वहाँ रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से dP माइनस का ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी हमारे पास PM अपॉन RT
और यहाँ से बन जाएगा रो और बन जाएगा dy। अगर हम यहाँ से और इसको देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस p को इधर लेके आओ तो dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस का mg अपॉन RT और dy। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। शुरुआत का प्रेशर को मैंने अर्थ सरफेस के टेम्परेचर और प्रेशर को सभी को मैंने क्या माना है, T0 और रो नॉट और P0। अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को ये माना और बाकी जहाँ पर निकालेंगे वो P मान लिया। तो यहाँ से जिस हाइट पर निकालना है मैंने मान लिया कि H हाइट पर निकाल रहे हैं तो H हाइट के टर्म में लिख रहा हूँ। तो कोई H हाइट को जनरल मान लो, वहाँ का प्रेशर कुछ P है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ln और P, तो इसे बन जाएगा P अपॉन P0। मैं डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूँ इज इक्वल टू माइनस का mgh अपॉन RT। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ लिखें ऊपर, हमारे पास क्या आ गया, P अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा e की पावर mgh अपॉन RT। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या बन गई, P0 e टू दी पावर माइनस का mgh अपॉन RT। ये इक्वेशन हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन हो गई, जो हमें मालूम है कि हाइट के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारे पास प्रेशर घटता है। और देख लो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वो किस में आई है, एक्सपोनेंशियल में आई है। किस में आई है, एक्सपोनेंशियल। तो इस बात को आपको ध्यान भी रखना है। और मैंने आपको पहले से बता दिया था इस बात को कि ग्राफ हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो प्रेशर है हमारा वेरी करेगा। तो एक्सपोनेंशियली हमारा डिक्रीज कर रहा था, दिख भी रहा है यहाँ से। तो ये रिजल्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। चलो देखो, अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डेंसिटी का वेरिएशन कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान रखना इस बात को कि डेंसिटी का वेरिएशन भी आप किसी भी जगह पे निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे था, T इज इक्वल टू T0 प्लस लैम्डा H। ये हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है, ठीक। और साथ में अभी प्रेशर का वेरिएशन क्या आया, P इज इक्वल टू P0 e टू दी पावर माइनस का mgh अपॉन RT। और एक एक्सप्रेशन हम जानते हैं, वो जानते हैं कि P इज इक्वल टू रो RT बाई m। अगर मैं इस इक्वेशन से रेशियो लेता हूँ, मैंने क्या बोला, सरफेस टेम्परेचर और जहाँ पर H हाइट का प्रेशर हम चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या लिखोगे, आप बोलोगे P बाई P0 इज इक्वल टू रो बाई रो नॉट और साथ में T बाई T0। ये तो हम कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि H हाइट पर जो हमारे पास प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर होगा और जो अर्थ सरफेस पे है उनका मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ले सकता हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए तो हम इनकी वैल्यू को भी रख सकते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में T0 का डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या होगा 1 प्लस लैम्डा H अपॉन T0, ये आ गया। एक वैल्यू को आप यहाँ रखो और साथ साथ में इसमें क्या कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन से P बाई P0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का mgh अपॉन RT। और साथ साथ में आप चाहो तो इस T की वैल्यू को उठा के यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर अब चूंकि T की वैल्यू हमारे पास ये दी है तो हम इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो, तो हमने यहाँ से क्या किया कि P की वैल्यू को रखते हैं पहले। P की हमारे पास ई टू दी पावर माइनस का mgh अपॉन RT, एक ये, और यहाँ से हमारे पास रो बाई रो नॉट। हमको रो तो अर्थ सरफेस का तो टेम्परेचर, हमको डेंसिटी पता ही होती है, ये तो सारी चीज़ें मालूम है। अर्थ सरफेस पे हमको टेम्परेचर भी पता है, डेंसिटी भी पता है और प्रेशर भी पता है। तो हम इस चीज़ को तो हमको पहले से ही पता है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास T देखा जाए तो T, अब ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू को रख दो आप उठा के यहाँ से 1 प्लस लैम्डा H अपॉन T0। यहाँ से आप रो निकाल सकते हो जिस हाइट पर आप चाहते हो, और ये T है, इस T को भी आप उठा के यहाँ रख सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन है। इन तीनों एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम डेंसिटी भी किसी भी हाइट की निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आईआईटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसका जेई मेन से कुछ चीज़ें फिर भी पूछी जा सकती, नीट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लेक्चर प्योर जेई का है। तो ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर नीट का आता है तो इस चीज़ को पहले से दिमाग में रखना, ये आपकी मतलब का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो सिर्फ ये बच्चे जो जेई के लिए हैं, जो जेई मेन और साथ में एडवांस के लिए है, उसी पर्पज़ से ये मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम डेंसिटी भी किसी भी एल्टीट्यूड पर जाके निकाल सकते हैं।
नोट कर लो इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं। बंद करो। चलिए आगे देखिए, और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इस पर, है ना, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। देखो मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक। अर्थ सरफेस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है हाइट के हिसाब से, वो मैंने कुछ ऐसे मान लिया, टी इज इक्वल टू टी नॉट, और ब्रैकेट में लिख लिया 1 प्लस, मान लीजिए कि ए वाई लिखा है, और ये वाई जो हमारे पास है क्या, ऊपर जाने पर हमारे पास इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब हमको ये निकालना है कि किस तरीके से प्रेशर वेरी कर सकता है एक पर्टिकुलर हाइट के लिए। तो मैंने क्या बोला कि हमको निकालना है प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये हमको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर के टर्म में निकालना है। अब देखिए कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो कर क्या रहे हैं इस चीज़ को देखो, हमारे पास ये मैंने आपको क्या बोला कि ये हमारे पास टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है वो हाइट के अकॉर्डिंग ये कर रहा है। तो प्रेशर कैसे हो सकता है हाइट के टर्म में, वो हमको निकालना है। जैसे मैंने पीछे किया था वैसे इसको भी कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आई थी, पहले उस चीज़ को देखो। हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो हमारे पास थी कि dP इज इक्वल टू रो जी डी वाई। नेगेटिव साइन तो आप पहले से समझ लेना, बस ये ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन आई थी। नेगेटिव लगाने का मैंने आपको पहले से बता दिया क्या रीजन था, माइनस आया था। इस एक्सप्रेशन का अगर यूज़ करते तो अभी हमारे पास रो क्या था, देखा जाए तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम हमने रखा, ठीक है। इसी को रो की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी रखते हैं, और यहाँ से क्या आएगा डी पी इज इक्वल टू रो की वैल्यू रखो तो यहाँ से पी एम अपॉन आर टी और जी और डी वाई। टेम्परेचर क्या था हमारे पास, टेम्परेचर की वैल्यू को रखो, डी पी पी को इधर लेके आ रहे हैं, हमारे पास हो जाएगा एम जी अपॉन आर को इधर कर लो और डी वाई, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है टी नॉट 1 प्लस ए वाई, ठीक है। तो इसको इधर लिख लो। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे कि डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू एम जी अपॉन आर टी नॉट, और यहाँ से बन गया डी वाई अपॉन 1 प्लस ए वाई। अगर यहाँ पर अगर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पी नॉट था, और चाहो तो माइनस साइन साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन भी ले लो, क्योंकि हम अगर यहाँ पर रखेंगे तो माइनस साइन भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ये। और यहाँ से लिमिट रखो 0 से लेके, मैंने मान लिया किसी एच पर इसका प्रेशर कुछ पी होगा, तो मैंने यहाँ से क्या लिखा एल एन पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एम जी, और यहाँ से हो जाएगा आर टी नॉट, और ये बन जाएगा हमारे पास एल एन 1 प्लस ए वाई अपॉन ए, और लिमिट लगा दो आप 0 से h, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़रा देखो, हमारे पास बन गया एल एन पी अपॉन पी नॉट, और ये बन जाएगा माइनस का एम जी अपॉन आर टी नॉट ए, और एल एन 1 प्लस ए एच, ये बार हमारे पास आई। इसको आप पावर में लेके जाओ, हमारे पास क्या बन जाएगा P अपॉन पी नॉट, और यहाँ एल एन लिखा रहने दो, यहाँ पर बन जाएगा एल एन इस पूरे की पावर में क्या आएगा माइनस का एम जी अपॉन आर टी नॉट ए। एल एन को हटाओ तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ज़रा देखो, हमारे पास आ जाएगी पी वाई पी नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस ए एच और माइनस का एम जी अपॉन आर टी नॉट ए। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आई, पी नॉट 1 प्लस ए एच की पावर एम जी अपॉन आर टी नॉट ए, ये हमारे पास इक्वेशन आई। तो ध्यान रखना कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। जैसे हमने पहले से हमने एक इक्वेशन लिखी ली थी कि T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस लैम्डा एच, वो वास्तविकता उसका रिजल्ट है जो एक्चुअल में जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है। तो मैंने शुरुआत में आपको टेम्परेचर बताया था, कुछ मिलता जुलता ही रिजल्ट हमने आपको दिया भी है। यहाँ पर टेम्परेचर भी मैंने क्या दिया है, मैंने दिया था कि T इज इक्वल टू टी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ए वाई, तो कुछ उसी तरीके का ही मैंने टेम्परेचर वेरिएशन दिया भी है आपको, है ना। तो इस तरीके का भी कुछ फंक्शन यूज़ करा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास नए तरीके का थोड़ा सा कुछ अलग दिखने लगा रिजल्ट, इसी तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। और देखो इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
कर लिया होगा नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। जैसे मैंने बोला कि एक कंटेनर मान लीजिए, काफ़ी बड़ा कंटेनर है, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी टॉल कंटेनर, ठीक है, काफ़ी बड़ा कंटेनर है और बोला जा रहा है कि इसमें हाइट के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बट डेंसिटी को मैंने बोला कि यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, एक क्वेश्चन के तौर पे इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ कि डेंसिटी को मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म है विद द हाइट के अकॉर्डिंग हमारी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये गिवन है, ये मैंने दे दिया। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ और सुनो। बट टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो हमको निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये हमको फाइंड करना है। तो कुल मिला के हमको फाइंड करना है dt अपॉन dh। ये क्या होगा हमको ये निकालना है। तो बहुत आसान है, हम पहले से ये चीज़ जानते हैं कि प्रेशर की इक्वेशन क्या आई थी, माइनस का रो जी डी वाई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी। तो इस एक्सप्रेशन को देखें तो आप चाहें तो बाई की जगह पर, एच की जगह पर बाई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। हमारे पास एक इक्वेशन और जानते हैं हम, P इज इक्वल टू रो आर टी वाई एम। हमको मालूम है डेंसिटी इन्होंने क्या बोल दिया, डेंसिटी कांस्टेंट बोल दिया। एक इक्वेशन को आप ये लिखा रहने दो, यहाँ से एक इक्वेशन यूज़ करो। यहाँ से क्या करोगे, प्रेशर को आप क्या कर लो, प्रेशर को यहाँ से आप, ये तुम्हारा और ये वेरी कर रहा है, सिर्फ डेंसिटी को मैंने कांस्टेंट, तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, रो को बाहर निकाल लो, आर डी टी अपॉन एम, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करो तो यहाँ से क्या आएगा जरा देखो, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का रो जी डी वाई इज इक्वल टू रो आर बाई एम डी टी। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास ये यहाँ से कट गया। यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा एम जी बाई आर माइनस का वैल्यू हो गई डी टी अपॉन डी वाई। तो हमको यही फाइंड करना था, एक छोटा सा क्वेश्चन। ध्यान रखना इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये और देखिए, इसे नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि डेंसिटी को मैंने क्या मान लिया, डेंसिटी को मैंने मान लिया कि यूनिफॉर्म है हाइट के हिसाब से, बट मैं डेंसिटी और प्रेशर को मैं कुछ इस तरीके से एक रिलेशन दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करना है। अब मैं कोई सिलेंडर भी ले सकता हूँ। ध्यान रखना कि जैसे मैं सिलेंडर ले रहा हूँ तो इस सिलेंडर की जगह पर अर्थ एटमॉस्फेयर भी बोला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें लगभग वो एक जैसी हैं, बट वो कुछ कंटेनर के तौर पे भी चीज़ों को बोल देते हैं, तो इसलिए आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो अर्थ एटमॉस्फेयर बोलें या कोई प्लेनेट बोलें या कोई कंटेनर ले लें, कंटेनर की बहुत हाइट करते हैं। ये जैसे सिलेंडर लिया मैंने, सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर को सिलेंड्रिकल ले लो, चाहे आप किसी भी रीजन में, क्योंकि हमने अभी रेडियस के बारे में तो बात ही कहाँ की है कि इसकी सरफेस की क्या रेडियस है, तो रेडियस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसका कोई भी शेप हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट ही निकालना है। फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो हमको फाइंड तो यही करना है, बट इसमें मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला कि गिवन क्या है इसमें, फाइंड तो ये करना है। गिवन ये है कि प्रेशर कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया है कि ये कांस्टेंट है। प्रेशर और डेंसिटी मान लीजिए हमारे पास अर्थ सरफेस से ऊपर अगर जा रहे हैं तो इस तरीके से कुछ हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी वेरी कर रही है।
तो ये इन्होंने बोला कि प्रेशर और डेंसिटी को अगर इस रेशियो में देखा जाए तो ये कांस्टेंट गिवन है, और इन्होंने बोला वेयर ए इज कांस्टेंट, और ए को क्या बोला कि ए ग्रेटर देन 1। तो हमको ये फाइंड करना है। फिर से आप कुछ ट्राई करिए कुछ इसी तरीके से रिजल्ट से, जिससे कि हमारे पास ये आसान हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो शुरुआत करते हैं, कुछ निकालने का प्रयास करते हैं कैसे निकल के आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात ये है कि हम अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि पी वाई रो की पावर ए इज इक्वल टू, मैंने सी माना कांस्टेंट, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी पी इज इक्वल टू सी रो ए, ये बन गई। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखो इस एक्सप्रेशन को भी बना रहे हैं तो अभी को समझ में आएगा कि हमको करना क्या है कुल मिला के। तो मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, साथ साथ में मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे पास हमको ये मालूम है कि P इज इक्वल टू रो आर टी वाई एम होता है। अब एक बात जानते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी तो वैसे भी वेरी कर रही है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, और टेम्परेचर भी हमारे पास वेरी कर सकता है। कैसे, देखो मैं आपको कुछ एक एक्सप्रेशन और दे रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इसको आप इक्वेशन सेकंड लिखो। हम एक बात जानते हैं, इस रिलेशन से यहाँ पर पता चल रहा है कि हम इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो चेक करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर देखा जाए तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सी रो की पावर ए इज इक्वल टू रो आर टी वाई एम। अगर इससे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरे के पूरे टर्म को इधर लेके आओ, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एम सी और अपॉन आर, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इसको इधर भेज दिया, और ये अगर नीचे जाएगा तो एक पावर हमारे पास रो की घट जाएगी, तो a -1 हो गया। इसको आप इक्वेशन थर्ड लिख सकते हो। तो हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर और डेंसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है कि इनका रेशियो कांस्टेंट है। ऊपर अगर हम बढ़ रहे हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि प्रेशर डेंसिटी चेंज तो हो रही है, बट इस रेशियो को देखा जाए तो कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, अगर ऊपर जा रही है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऊपर अगर जा रही है टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सीधी सा डेंसिटी, तो ये सीधी सी बात है, डेंसिटी वेरी करेगी हाइट के अकॉर्डिंग, तो डेंसिटी वेरी करेगी तो टेम्परेचर वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। तो बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट दिया है, इसका रेशियो कांस्टेंट दिया है, ना कि ये डेंसिटी कांस्टेंट दी है, ध्यान रखना इस बात को। तो सीधी सी बात डेंसिटी वेरिएशन तो टेम्परेचर वेरिएशन। तो कुल मिला के अगर इक्वेशन 2 को देखा जाए तो इक्वेशन 2 में प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर तीनों ही वेरी करेंगे। क्या ये बात हम लोगों ने शुरुआत में की थी कि हाइट पर जाने पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों वेरी करते हैं? हाँ, और क्या, तो वही तो चीज़ दी है। तो कुछ उन्होंने बस अलग से चीज़ सिर्फ इतना है कि ये हमको दे दिया, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को निकालेंगे। यहाँ से देखो क्या बन के आएगा, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर लिखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू आर टी वाई एम। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा, लिखेंगे dP इज इक्वल टू आर टी वाई एम डी रो प्लस रो आर वाई डी टी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर t की वैल्यू को रख रहा हूँ जो 2 की वैल्यू दी है, और डी रो को भी रख रहा हूँ। और डी रो को कैसे लिख सकता हूँ जरा देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर इस एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा कि डी पी इज इक्वल टू सी, और यहाँ आ जाएगा a, और बन जाएगा यहाँ पर रो की पावर a-1 इंटू डी रो। चेक करो, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर वेरी कर रहे हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाए, तो इसकी ये एक पावर में जो है वो आगे आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा, और डी रो भी है। करेक्ट, हमने इनकी वैल्यू को रखा। तो यहाँ से अगर हम डी रो को रखना चाहते तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ से डी पी लिखते हैं। तो सबसे पहले डी पी को क्या लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन और जानते हैं, वो जानते हैं कि डी पी इज इक्वल टू माइनस का रो जी और डी वाई। हम ये चीज़ जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। और इस y को आप h भी लिख सकते हो क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं, या आप इसे y लिख लो, y के टर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तो हम पहले से निकाल चुके हैं। अब इसको उठा के आप यहाँ डालो तो सबसे पहले बनेगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का रो जी डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू आर, और t की वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, t की वैल्यू हमने ये निकाली है t की वैल्यू को भी उठा के रखो, तो यहाँ से r बाई एम, और t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम सी अपॉन आर, और रो की पावर a-1,
और डी रो यहाँ पर कितना दिया है, तो डी रो को रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, डी पी अपॉन वहाँ से आ जाएगा सी ए और रो की पावर a माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई और साथ में प्लस करो और रो r अपॉन m इंटू टी। ये कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन आई। अब यहाँ से फिर से मैं dp की वैल्यू को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो इसे मैं कुछ काट भी ले रहा हूँ। यहाँ से देखा जाए तो c से c कटा, m से m कटा, r से r कटा, ये हमारे पास कुल मिला के ये कट गया और रो की पावर a माइनस 1 भी कट गया। हमारे पास एक्सप्रेशन आई क्या, हमारे पास आई है माइनस की रो जी डी वाई इज इक्वल टू डी पी अपॉन ए और प्लस का रो आर अपॉन एम इंटू टी टी। फिर से डी पी की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, तो माइनस का रो जी डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास रो जी डी वाई अपॉन ए और प्लस का ये माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का रो आर वाई एम इंटू डी टी। इस चीज़ को इधर लेके आओ तो हमारे पास क्या आएगा, देखा जाए तो कुल मिला के हम रो को भी काट सकते हैं यहाँ से, और इसको इधर लेके आओ तो हमारे पास बन जाएगा जी वाई ए माइनस का जी और यहाँ से बन जाएगा डी वाई और इज इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया हमारे पास आर डी टी अपॉन एम। इस आर टी वाई इधर लेके आओ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम जी को कॉमन ले लिया, एम इधर आया, अपॉन में आर आया और यहाँ से बन गया हमारे पास 1 वाई ए माइनस 1 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी वाई डी वाई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई। तो कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट हो सकता है इस तरीके का। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो, ध्यान रखना कि ये सारे क्वेश्चंस में जो आपको करा रहा हूँ वो जेई एडवांस के लिए पर्पज से ही करा रहा हूँ। ये जेई मेंस से भी बच्चे इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उसी से ही बनता है, पहले जेई मेंस देन एडवांस, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे से ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको ऐसे ही सीखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन हमने इसको आपको एक एक्स्ट्रा ये है कि हमने ये दिया है और बाकी सारी चीज़ें देखो, अगर ये दिया तो मैंने इससे ये लिख लिया, इससे ये लिख लिया, तो हमको मालूम है कि हाइट से प्रेशर और डेंसिटी वेरी कर रही है, इसलिए वेरी कर रही है तो मैंने इसे डिफरेंशिएट कर लिया। क्यों कर लिया, मान लीजिए आपको इतना तो मालूम था, क्यों ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमको वो एक्सप्रेशन मालूम है बाई आइडियल गैस इक्वेशन, उससे ये मालूम है कि हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर वेरी करेगा और वो वेरी करेगा तो हम उसको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो मुझे किन वैल्यूज़ को रखना चाहिए। देखो मैंने क्यों किया ऐसा, आप पहले समझिए मैंने किया क्यों ऐसा। मैंने इसलिए किया है कि हमको चाहिए क्या है, डी टी अपॉन डी वाई। डी टी तो दिया है, डी पी उधर है, डी पी को डायरेक्ट रख सकते हैं कौन से से, जब हमने क्या बोला था कि अगर हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, अगर हाइट पे अगर जा रहे हैं तो किस तरीके से हमारा प्रेशर वेरी कर सकता है, वो एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने पहले से निकाल चुकी है। ये वाली ये तो सबसे पहले निकाली थी, उसका यूज़ किया तो क्या डी वाई आया, हाँ डी वाई आ गया, डी टी है, डी टी है। डी रो को कैसे चेंज करेंगे, तो डी रो को लाओगे कहाँ से, डी रो को कैसे चेंज करना चाहोगे। तो मैंने इसीलिए ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी इससे ही हम इस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं और डी रो का इस्तेमाल किया वहाँ पर और डी पी के टर्म में आएगा और डी पी अगर आ गया तो डी पी को आपको फिर से मालूम रख दो, यही सब करा हमने। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आई पूरी, चलिए ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस रिजल्ट को अगर आप निगेटिव साइन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर हम देखें तो देखिए क्या कर सकते हो, वैसे एक्सप्रेशन इतना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको ये मालूम है कि हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो अगर आप माइनस का साइन लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी लिख सकते हो। आप क्या करो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा देखो जरा, डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम जी वाई आर और एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस ए वाई ए। तो माइनस लगाना चाहो तो क्या कर लोगे, माइनस लगा लो, बाहर माइनस ले लो एम जी वाई आर और यहाँ से क्या कर लोगे ए माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, ध्यान रखना कि ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बस ये है कि हमको ये मालूम है हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ना माइनस साइन आना चाहिए, इसलिए मैं माइनस लगा दिया। अच्छा और देखो, देखो
अगर जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एडवांस के मतलब का ही है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा हमारे पास सिलेंडर दिया है, काफ़ी बड़ा सिलेंडर है, फिर से टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर, मान लो कुछ इस तरीके का दिया है, और मैंने बोला कि इस पूरे कंटेनर का जो हाइट दिया है वो मान लो h है, कैपिटल H, और मैं निकालना चाहता हूँ कि बताइए इसमें जो गैस भरी है, कोई गैस है जिसका मोलर मास m दिया है, ठीक है, इसका मोलर मास कैपिटल M, और मुझे ये निकालना है कि इस गैस का मास कितना होगा, मास ऑफ गैस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। हम लोग पहले से जानते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिलेंडर भी दिया जा सकता है, सिलेंडर को हम कंटेनर मान सकते हैं, क्योंकि हमको इसके बेस एरिया से मतलब होता है भाई। कुल मिला के हमको ये मालूम है कि जैसे एटमॉस्फेयर का लिया था, तो एटमॉस्फेयर में क्या किया था कि वाई हाइट पर गए थे, dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया था, और उस पूरे के पूरे रीजन का मैंने सरफेस जो माना था वो a माना था भाई। अब उस सरफेस को पूरे को मान रहे हो तो वो सरफेस कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं इसका सरफेस मानूंगा तो क्या बनेगा, इसका सरफेस बनेगा तो एक डिस्क बनेगी भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती ना। तो जो हम अर्थ एटमॉस्फेयर मान रहे हैं, तो अर्थ के जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, वैसे उस अर्थ की जगह पे कंटेनर मान लो, और कोई भी कंटेनर किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे ये सिलेंड्रिकल मान रहे हैं बार बार, तो सिलेंड्रिकल ले लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर की जगह पे वो क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, काफ़ी चौड़ा ले लिया, काफ़ी हाइट भी लंबी ले ली, चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा ले ली, हमको सिर्फ ए से मतलब है। मेरी बात समझ आ रही है? कीवर्ड मानिए, क्यूब में तो आपकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए कीवर्ड दिया है, तो कीवर्ड भी आपका क्या हो सकता है, कीवर्ड में देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सरफेस वाली लेंथ को काफ़ी बड़ा कर दो, एरिया वाली रीजन को काफ़ी बड़ा कर दो, और हाइट को कम कर दो, ठीक है, ये वाली। तो ये कुल मिला के इस तरीके, तो कुल मिला के फिर से एटमॉस्फेयर एक तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। तो हमने प्रेशर निकाला क्या था, हमको पूरा इस सिलेंडर का जितना इसका मास दिया। आप एटमॉस्फेयर का भी मास निकाल सकते हो किसी भी हाइट के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे मैंने बोला कि h हाइट का सिलेंडर दिया है, काफ़ी बड़ा है, और h हाइट अब जैसे मान लो आप एटमॉस्फेयर में देखना चाहते हो, तो एटमॉस्फेयर में h हाइट कितना मैक्सिमम हो सकता है, 500 किलोमीटर, बट उसके लिए डेंसिटी वेरी करती है, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इस केस के लिए लेता हूँ तो इस केस को समझो, तो मुझे मास इस गैस का निकालना, तो कैसे निकालोगे जरा समझो। देखो, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहली बात हम जानते हैं कि P की वैल्यू क्या आई थी, P0 e टू दी पावर माइनस का mgh/RT। आपको याद होगा प्रेशर की इक्वेशन हमने ये लिखी थी, ठीक। मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ से बाई हाइट ऊपर जा रहा हूँ, देखो यहाँ से बाई हाइट ऊपर गया, और dy थिकनेस का मैंने एक एलिमेंट लिया, जिसका मास क्या लिखोगे, हम ऐसी मास निकालेंगे कि ये मास हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस इक्वेशन को बाई के टर्म में लिखो, ये हमारे पास बाई दिया है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से dm लिखेंगे तो dm लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे जो dm होगा वो क्या लिखोगे, रो इंटू dv। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a मान लिया भाई, इसका बेस एरिया आप मान लो कि इसका बेस एरिया जो दिया है वो a दिया है, माना मैंने ऐसा मान लिया, बेस एरिया इसका a है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, अब रो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, वॉल्यूम को बेस एरिया a, तो जो एरिया बेस का होगा वही उसका थिकनेस एलिमेंट का भी वही होगा, और इसके एलिमेंट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये हाइट, वो dy बन जाएगी। तो इसे क्या आपने कर लिया dy, और यही तो मतलब हुआ। अच्छा, रो को क्या लिख सकते हो, और रो को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन आप 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और अगर हम रो को लिख सकते हैं तो हम जानते हैं क्या, यहाँ से P इज इक्वल टू रो RT/m, और रो को क्या लिख सकते हो आप, PM/RT। इस रो को उठा के आप यहाँ डालो, इस रो को उठा के आप यहाँ डालो, देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको उठा के यहाँ डालेंगे तो हमारे पास जो dm आएगा वो dm इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा PM/RT, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास a इंटू dy। कुल मिला के हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गई। अब यहाँ से देखो जरा, अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे,
यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास हो गया पी की वैल्यू को रखो यहाँ से, पी आ जाएगा पी नॉट एम ए और इसको ई की पावर एम जी बाई अपॉन आर टी इंटू डी वाई और अपॉन में भी आर टी। ठीक, अब आगे देखिए इसको हम अगर सोल्व करते तो क्या बनता है। तो हमने क्या बोला कि डीएम को आप आगे बढ़ाएं तो यहाँ से लिखेंगे, हमारे पास ये टर्म तो अभी देखा जाए तो एक कांस्टेंट है, इस टर्म से हम क्या करते हैं, हमारे पास y और ये इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो पी नॉट एम ए अपॉन आर टी और e की पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर का यही रहता है और जो ऊपर में कांस्टेंट होगा उसे हम नीचे लेके आ जाएंगे। हमारे पास ये चीज़ इसका इंटीग्रेशन बना और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर सकते हो आप, 0 से लेके h हाइट तक। मैंने बोला ना सिलेंडर कितना हाइट का है, h तक, और इसको जो भी मास आएगा वो मान लो मास m है। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप m इज इक्वल टू, देखा जाए तो यहाँ से क्या हुआ, RT से RT कटा, m से m कट गया, हमारे पास आ गया P नॉट ए अपॉन जी माइनस का और साथ में यहाँ से e की पावर एम जी एच अपॉन आर टी और 0 रखोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारे पास आई क्या, हमारे पास आ गई m इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन जी और ब्रैकेट में बन गया 1 माइनस ई टू दी पावर एम जी एच अपॉन आर टी। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर मान लीजिए पूरे के पूरे अगर हम कितना भी बड़ा रीजन हो, अगर मैं जैसे सिलेंडर ले रहा हूँ तो सिलेंडर को तो मैंने सरफेस एरिया ये दे दिया। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो अर्थ एटमॉस्फेयर के एक सरफेस एरिया को आप कंसीडर करो और उसको अब अर्थ एटमॉस्फेयर में मान लीजिए आपको मालूम है कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है, लगभग 6400 किलोमीटर आप जानते हो, बट रियलिटी कितनी होती है 6378 किलोमीटर एवरेज उसकी रेडियस मानी जाती है। और उसके हिसाब से अर्थ एक स्फेरिकल मान लीजिए तो स्फीयर के हिसाब से एक सरफेस एरिया उसका जो बनेगा उस सरफेस एरिया पे आप क्या करो, अर्थ की रेडियस के हिसाब से वैल्यू रख दो, एक हमारे पास एक एरिया जनरेट हो जाएगा। और एरिया आपको पहले से मालूम है, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू आपको पहले से मालूम है 6400 ही रख लो मान लो। तो एक एरिया की वैल्यू आ गई, उस एरिया को आप एक फिक्स कर दो और उसको क्या कर दो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लो। और एटमॉस्फेयर की जो हाइट हमारी पास दी है वो कितनी दी है 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर के हिसाब से जो एच की वैल्यू है अपनों से रख दो। तो ऐसे हम कैलकुलेशन पूरी अर्थ के मास को भी हम लोग जो एटमॉस्फेयर है उसकी मास की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ आई होगी। इसे नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नोट करो। देखिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप वो कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। होमवर्क में क्या दे रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे, अब हमको मालूम है कि इसका मास वेरी कर रहा है हाइट के अकॉर्डिंग। आपको दिख रहा है कि जो डीएम है वो हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब हाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो सीधी सी बात है सेंटर ऑफ मास जो पूरे के सिलेंडर के h/2 हाइट पर तो नहीं होगा, h/2 हाइट पर नहीं होगा। और सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड दी है और रॉड, आपको याद होगा ये सारे क्वेश्चन जो मैंने सेंटर ऑफ मास में कराए हैं कि एक रॉड है वो मान लीजिए हमारे पास h हाइट की है और अगर यूनिफॉर्म मास दिया है तो उस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमारा h/2 हाइट पर होता था। और अगर मान लीजिए कि हाइट के अकॉर्डिंग अगर हमारा मास यूनिफॉर्म नहीं है और हाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो याद होगा आपको मैंने एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किए तो वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सेम यहाँ पर हमको मालूम है कि हमारा मास हाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो एक्सप्रेशन तो ये आ गई डीएम की एक्सप्रेशन तो ये आ गई। बट हाइट के अकॉर्डिंग अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, हम इस पूरे एच हाइट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, कुल मिला के हमको क्या फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ टॉल सिलेंडर। मान लीजिए सिलेंडर का हमको सेंटर मास फाइंड करना है तो कैसे करोगे, आपको मालूम है कि जो सेंटर मास होगा वो बाई हाइट पर ही होगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके हिसाब से अगर सेंटर मास निकालेंगे तो आपको याद होगा जब एलिमेंटल चीज़ें लेते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन के तौर पे लिखते थे तो डीएम बाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब आपको डीएम की वैल्यू पता है, इस डीएम की वैल्यू को रखो, ठीक है, तो आप इसे इंटीग्रेट कर लेना, है ना। बाकी जो है इसका रिजल्ट जो है मैं आपको लिख देता हूँ।
ये DM की वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पे रखो YCM कैसे निकालोगे? YCM आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे टर्म को लिखो P0 MA/RT e⁻ mgy/RT इंटू वाई। एक तो टर्म ये हो गया, ये तो कांस्टेंट है, एक टर्म ये हो गया और साथ साथ में एक टर्म y हो गया और dy। DM की वैल्यू तो ये है, बाई और मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में क्या करोगे, इस पूरे टर्म को आप क्या करो, फिर से ऐसे लिखा रहने तो e⁻ mgy/RT और dy, क्योंकि y तो होगा नहीं, तो आपको ये करना है कुल मिला के और इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, कहाँ से लेके 0 से h, इसको भी इंटीग्रेट कर लो 0 से h, ये तो टर्म पूरा कट गया। इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट कर लेना बेटा आप लोग, ठीक है। अगर हमको इसका सेंटर मास निकालना है तो हमारे पास आएगा mgy/RT। नोट कर लो इस बात को, सॉरी RT/mg होगा, इसका जो सेंटर मास होगा, इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, RT/mg, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। ध्यान रखना इस बात को। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना आप आराम, बहुत इजी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ और इसके बाद हम लोग इस पर नया टॉपिक और देखेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट पे खुद ही दिख जाएगा। तब तक के लिए जो मैंने आपको जैसे सिलेंडर लिए हैं, जैसे एटमॉस्फेयर कंसिडर किया है, इसमें किस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी वेरी कर सकती है, वो सारी बातें मैंने आज की हैं और उसको ढंग से आपको क्लियर कर लेना। ध्यान रखना कि एडवांस में अब इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ है नहीं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो आप कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसे प्रॉपर तरीके से इसे कर लेना, बहुत बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, ओके। बेटा एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी आप कर लीजिए, उसी के बाद ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद जो है इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर एक और ऐसे में एक रफ एक डेटा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस नहीं है, मान लीजिए कोई प्लेनेट है। अब कोई प्लेनेट है तो उस प्लेनेट का मास जो दिया है वो मान लीजिए m दिया है, ठीक। और इस मास पे जो गैस भरी हुई है, इस एटमॉस्फेयर में जो गैस भरी है, वो उसका मास या मोलर का मास, जो मोलर मास है वो मैंने ले लिया, मान लीजिए स्मॉल m, ठीक। मोलर मास को मैंने स्मॉल m मान लिया और मैं चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करेगा वो हमको निकालना है। अभी हम लोगों को एक्सप्रेशन मालूम है किस तरीके से इसकी एक्सप्रेशन आई थी, उसी एक्सप्रेशन में मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने क्या बोला कि प्रेशर, जैसे आपको मालूम है कि हाइट पर जाने पे कैसे प्रेशर हमारा किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ें आपको पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन निकालना। ये होमवर्क ही ले लो आप, इस क्वेश्चन को आप नोट करो और घर से करना। टेम्परेचर क्या होगा इसका हाइट के अकॉर्डिंग, वो हमको निकालना है। कुल मिला के मैं आपको पहले से मालूम है इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो dP = ρg/dy होता है। वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो रो की वैल्यू को रख सकते हैं, है ना, रो की वैल्यू को रख सकते हैं किससे, PV = nRT वाली इक्वेशन से, P = ρRT/m से। और g की वैल्यू को आप रख सकते हो इस, क्योंकि ये प्लेनेट दिया है तो इस g की वैल्यू को भी रख सकते हो, तो आप रख सकते हो gm/, मान लीजिए कि इस प्लेनेट की रेडियस कुछ आपको a दी गई है, तो g को आप क्या रख सकते हो, आपको मालूम है ग्रेविटेशन से हम लोग एक चीज़ जानते हैं, g = gm/a² लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें उस रिलेशन g की वैल्यू रख दो, रो को रख दो, वहाँ से आप टेम्परेचर इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। नोट कर लो, चलो एक और देखो। एक किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर दिया है, इसे आप मानो गैस सिलेंडर, ठीक। इसमें गैस भरी हुई है,
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने इसका ए दे दिया, इसकी डेंसिटी को मैंने रो दे दिया। प्रेशर इसका वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि मैं ओमेगा से घुमा रहा हूँ। अब कुछ सोचो, एक सिलेंडर है पूरा भरा हुआ है, यूनिफॉर्म हमारे पास अभी गैस भरी है, हर जगह पर प्रेशर हमारा इक्वल है और डेंसिटी भी इक्वल है। बट हुआ क्या कि जैसे ही इसे घुमाना स्टार्ट किया वैसे क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल ये चाहेगा कि वो इससे दूर भागे। बट ये एक सरफेस है जहाँ से इससे दूर भाग नहीं सकता, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस सरफेस की तरफ ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे प्रेशर हमारा घटेगा। कुल मिला के यहाँ से जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल प्रेशर के लिए इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं, और वो है हमारे पास dP इज इक्वल टू माइनस का और रो जी डी बाई। जब हाइट में देखते थे तो इस तरीके से आता था। अब आप बताओ कि अगर आप इधर से इधर भागोगे तो हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा, जो कि एलिमेंट हमारे पास ये आता है। तुम्हें याद है कि नहीं है? हाइट पर जाते थे तो डी वाई हम लोग इसकी थिकनेस लेते थे, ऐसे ही इसकी थिकनेस क्या बन जाएगी, dx बन जाएगी। आप यहाँ का प्रेशर भी लिख सकते हो, जैसे इक्वेशन वहाँ पर लिखी थी, जैसे क्या लिख सकते हो, P इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर x, और एक प्रेशर इधर से लगेगा, वो मैंने मान लिया P प्लस dP इंटू A। तो फिर से इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इससे हमारे पास लिख लेते हैं। चलो, यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से लिखा P इंटू A, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस छोटे से एलिमेंट पे, जो कि होगा dm ओमेगा स्क्वायर, और जो दूरी यहाँ से होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं x, और यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा, वो होगा P प्लस dP इंटू A। अब आप बताओ, ऊपर जाने पर हमको मालूम था कि जो पहले हमारे पास बाइक का पहला सरफेस पड़ा था एलिमेंट का, उसका प्रेशर हमने P माना था, और ऊपर साइड से मैंने माना था P प्लस dP। तो dP की वैल्यू नेगेटिव आई थी, क्योंकि हमको मालूम है कि ऊपर जाने पर प्रेशर घटता था। बट यहाँ पर आप बताओ कि जब इधर जाओगे तो इधर से इधर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इस पर मतलब dP की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। देखिए यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं और हमारे पास क्या आएगा जरा देखो, PA प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू P प्लस dP इंटू A। फाइनली हमको निकालना क्या है इसमें, वो ये देखो, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए होगा। हमको प्रेशर जो चाहिए वो x के फंक्शन में चाहिए। तो कुल मिला के देखिए ऐसे करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ये लिखे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लिखा तो PA प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू PA प्लस dPA, ये इससे कट गया। यहाँ से dm ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू dP इंटू A। अब यहाँ से देखो, ये हम अगर लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसको लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि रो इंटू A इंटू dx। इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, तो A इंटू dx, डेंसिटी ये दी है, यहाँ से हो गया ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू dP इंटू A से फिर कट गया, हमारे पास जो dP आया वो कुल मिला के आया रो ओमेगा स्क्वायर x dx। अब हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए कि जो डेंसिटी है वो किस तरीके से वेरी कर रही है। तो इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, और यहाँ से क्या लिखेंगे, हमको पहले से मालूम है कि P इज इक्वल टू रो RT/m होता है, और अगर यहाँ से रो लिखेंगे तो हमारे पास PM अपॉन RT होगा। इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ रखें तो हमारे पास क्या आएगा ज़रा देखो, तो dP इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा PM अपॉन RT, और यहाँ से बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर x dx। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस dP को तो आप यहाँ लिखा रहने दो और P को इधर ले आओ, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर x dx, यहाँ लिखा रहने दो, और साथ में इधर बन जाएगा हमारे पास RT। आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, मैंने बोला कि x के फंक्शन में चाहिए, तो x के फंक्शन में चाहिए तो आप ये मान लो कि प्रेशर हमारे पास इधर P0 था और उस दूरी पर कुछ P होगा,
ऐसा हम कुछ मान सकते हैं भाई। 0 पर मैंने माना कि इस जगह पर जब ये रोटेट करने लगा वहाँ पर x = 0 पर जो प्रेशर है वो P0 दिया है। तो हमको x पर क्या होगा, मैंने बोला कि x पर प्रेशर कितना होगा, तो आपने बोला कि सर x = x पर हमको ये प्रेशर P दिया है, तो हमको यही तो फाइंड करना है, यही प्रेशर तो फाइंड करना है, ठीक है। तो यही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लें तो यहाँ से हो जाएगा ln P और ये बन जाएगा हमारे पास P से P0 और ये बन जाएगा m⍵² x²/2RT, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा P/P0 ln और ये बन जाएगा m⍵² x²/2RT। तो यहाँ से बन गया, इसको उधर ले जाओ तो बन जाएगा P0 e⁻m⍵² x²/2RT। तो ध्यान रखना कि इस तरीके का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट कुछ अच्छी किताबों में ये क्वेश्चन दिया भी है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया कि इससे हमारे कॉन्सेप्ट एडवांस से पर्पज़ से बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। तो यही 2 क्वेश्चन और थे तो मुझे लगा कि हाँ आपको ये भी करा देना चाहिए। आप कुल मिला के आपका ये टॉपिक ख़त्म। चलिए आगे देखते हैं।